गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कल ही रिपब्लिक डे गया, जिसमें हमारे बंधारण की घोषणा की गई थी। तो उस दिन हमें हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो हमें पता चला था। तो ये कब हुआ था? जब हमें आज़ादी मिल गई थी। तो आज़ादी हमें तब मिली जब हमें कई क्रांतिकारियों ने अपने जान गंवाकर हमें आज़ादी दिलवाई थी। हम क्रांतिकारियों के तो नाम अनगिनत हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो हमें याद दिलाती है हमारी आज़ादी की। तो हमें पता है गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे कितने सारे नाम ले तो वो कम पड़ेंगे। हमारी आज़ादी के लिए, हमारी आज़ादी हमारे लिए हमारा गर्व है, क्योंकि इसके बाद ही हम स्वतंत्र होकर सोच सकते हैं, फिर सकते हैं, लिख सकते हैं। तब तक हम गुलाम थे। ऐसी ही गुलामी को छोड़कर हम आज आज़ाद घूम सकते हैं। तो ऐसे ही एक क्रांतिकारी के बारे में आज हमें पढ़ना है कि बचपन से ही किस प्रकार से वो अपने देश के लिए, आज़ादी लेने के लिए कितने उत्सुक थे, वो आज हम पढ़ेंगे। हमारे अंदर भी ऐसा भाव उत्पन्न करें कि हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है। ऐसा भाव प्रकट करता हुआ आज का चैप्टर है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। क्रांतिकारी शेखर का बचपन। क्रांतिकारी शेखर का बचपन। लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। उपन्यास अंश। तो सबसे पहले हम सच्चिदानंद जी के बारे में पढ़ते हैं। जन्म सन 1911, निधन सन 1987। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुत चर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नि जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्या कुशीनगर में हुआ। बचपन का
1911 से 1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अग्नि जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोही उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्यकृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, अत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरि ओ करुणा प्रभामयी उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया है। तो हिंदी के ख्यात नाम जो लेखक है, कवि हैं, उसमें से एक माने जाते हैं। इनका निकनेम है अग्नि। अग्नि जी। तो यह किस पुस्तक में से लिया गया है? तो शेखर एक जीवनी शेखर एक जीवनी भाग 1 में से लिया गया है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वतंत्र की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाले नहीं हैं। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासक का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। इसमें थोड़ा सा ही अंश हमें दिया गया है कि किस प्रकार से शेखर अपने जीवन में बचपन से ही देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक कार्यों में जुड़ गए थे। बचपन में उनके घर में स्वतंत्र जो आंदोलन होते थे उनमें भाग लेना उनको अलाउड नहीं था। फिर भी वो किस प्रकार से भाग लेते थे, अपना 100% देते थे, वो हमें देखना है। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। तो असहयोग
असहयोग, संयोग न देना, सहयोग न देना। गांधी जी का एक आंदोलन भी है, चेष्टा प्रयत्न। खेना, खेना। नाव को पानी में, नाव को पानी में आगे ले जाना, असहयोग आंदोलन जो था उसकी एक लहर सभी के मन को असर कर गई और सभी लोग उसमें शामिल होने लगे। तब शेखर ने भी यह चाहा कि वो भी असहयोग आंदोलन में जुट जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसके घर में अलाउड नहीं था। तो वो अपने आप से जो बन सके उतना उसने प्रयत्न किया कि वो किस प्रकार से असहयोग आंदोलन में भाग ले। तो इसी तरह उसने अपनी स्वतंत्रता के खिलाफ के आंदोलनों में सबसे पहली पहल की। उसने देश विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। तो यहाँ पे क्या कहा है कि समवेत मतलब सामूहिक, समवेत सामूहिक। बोलबाला बोलबाला होना, अति प्रसिद्ध होना। मुंह काला होना, मुंह काला होना मतलब बदनाम होना। बदनाम होना। तो उसने, शेखर ने जो विदेशी कपड़े हैं अभी जो हम पहनते हैं जीन्स टी शर्ट, वो छोड़ दिए थे। उसने खादी के कपड़े पहन रखे थे, तो वो भी मोटे मोटे से और पुराने से थे। तो वो भी उसने छोड़ दिए थे। खादी के कपड़े ही पहने थे, विदेशी कपड़े उन्होंने छोड़ दिए थे। अब
ऐसे उसके पास कपड़े नहीं थे कि वो बाहर किसी के मिल जुल सके, वो बहुत पुराने थे, फिर भी वो वही कपड़े पहनता था क्योंकि उसको आज़ादी के आंदोलनों में शामिल होना था। अभी छोटा था इसीलिए घर में विद्रोह नहीं कर सकता था, इसीलिए अपने आप जो बन सकता था उसने वो किया, इसलिए वो बाहर भी नहीं जाता था। दोपहर में खिड़की के पास आकर खड़ा रह जाता था और तभी जो रैलियाँ निकलती हैं उसमें सब नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, गांधी का बोलबाला दुश्मनों का हो मुंह काला। तो यहाँ पे गांधी जी के बारे में कहा गया है कि गांधी जी का कितना महत्व है, उसके बारे में बोलते हैं कि गांधी जी कितने प्रसिद्ध है, गांधी जी और प्रसिद्ध हो। ये उस समय की बात है जब आज़ादी हमको नहीं मिली थी और दुश्मनों का मुंह हो काला, वो बदनाम हो, उनके जो करतूते हैं वो सबके सामने आ जाए, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। तो पुलकित माने प्रसन्न। वह अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा सकता था, इसीलिए वह माने कौन? शेखर खिड़की में से ही चिल्लाने लगता, बाहर तो जाने की अनुमति नहीं थी उसको, तो खिड़की में से ही चिल्लाने लगता था, नारे लगाने लगता था कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। इससे आगे वह नहीं जा सकता था, घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। तो जो वो अनुमति नहीं थी, जो अंकुश था, जो पाबंदियां थी, वही उसको प्रेरणा देती थी कि चलो अब मुझे ये करके दिखाना है। आपको भी जो मना करते हैं वो आपको करते हो, आपको फ्री फायर खेलने से मना करते हैं, पबजी खेलने से मना करते हैं, लेक्चर के टाइम पर चैटिंग करने को मना करते हैं, फिर भी आप करते हो। जो आपको मना किया जाता है वही आपको करना है। कुछ ऐसा ही स्वभाव शेखर का था, उसको ये सब की अनुमति नहीं थी, फिर भी वो ऐसा कार्य करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर से के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर कर दिया। फिर लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़लने लगा। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। लेखक का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। थोड़ी ही देर में माँ आई। थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ठेर राख हो गया था। तो अनुमति नहीं थी। अनुमति माने इजाजत, परमिशन। इजाजत। अंकुश, नियंत्रण, नियंत्रण।
भभकना, भड़कना, भड़कना, आह्लाद, आह्लाद, प्रसन्नता, आनंद, तो एक दिन उसने क्या किया कि घर में से सारे जो विदेशी कपड़े थे, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, माँ थी, वो भी ऊपर के कमरे में बैठी हुई थी, तो घर के सारे विदेशी कपड़े लेकर आए, मिट्टी का तेल लिया, केरोसिन, और उस पर छिड़कने लगा। जो लैंप थे, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो सारे लैंप लगाकर रखते थे, तो घर के सारे लैंप, तेल का डिब्बा जो था वो तो नौकरों के पास था, अगर नौकरों के पास मांगने जाए तो वो पूछेंगे आपको क्या करना है, तो वो तो सच बता नहीं पाएंगे, इसीलिए सारे लैंप लिए और उसमें जो विदेशी कपड़े थे उस पे ऊपर छिड़क दिया और उसमें आग लगा दी, और इतने जल्दी आग लग गई और वो खुश होकर कि मैंने अंग्रेजी विदेशी कपड़े जला दिए, ऐसे प्रसन्न होकर वो डांस करने लगा। तो डांस करते हुए और जोर जोर से गाने लगा, फिर से नारे लगाने लगा। यह बात सुनकर उसकी माँ देख गई और तुरंत ही नीचे आ गई और शेखर को एक चमाट लगा दी, और थोड़ी देर के बाद उसके गाल भी जलने लगे। तब तक सारे कपड़े जल चुके थे। शेखर के मन विदेशी मात्र प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशियों का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उससे पुरानी बात भी यह याद आ गई कि और नई भी वो देखने लगा। उससे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी कि वह शैशव से ही अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी भी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था वह अमेरिकन मिशनरी था, जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। यहाँ तक पेज नंबर 102 टेक्स्ट बुक का आप रीड कीजिए। यहाँ तक एक पूरा पेज आप फटाफट रीड कीजिए, फटाफट। घृणा माने नफरत। नफरत, प्रभुत्व, अधिकार, आतंक मतलब भय। आतंक मतलब भय। शेषो माने बचपन। तो
शेखर को बचपन से ही विदेशी चीज वस्तु हो या कपड़े हो, इंसान हो, उनसे नफरत हो गई थी। लेकिन उसकी नस नस में, क्योंकि उसके घर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि सभी लोग अंग्रेज बोलते थे, अंग्रेज विदेशी कपड़े पहनते थे। हालांकि उसके पिताजी भी यही चाहते थे। उसने कह रखा था कि घर में शेखर अपने भाइयों के साथ अंग्रेजी में ही बातें करे, और जब वो छोटे थे तो उसको देखभाल करने के लिए जो आया रखी हुई थी, जो देखभाल करने के लिए जो महिला को रखा जाता है उसे आया कहते हैं। उस महिला भी ईसाई थी, ईसाई मतलब क्रिश्चियन थी। वो भी अंग्रेजी में ही बातें करती थी। और जो सबसे पहला गुरु था वो भी अमेरिकन मिशनरी था। इसीलिए वो शेखर ऐसा मानते कि वो कुछ पढ़ाता नहीं था, लेकिन अंग्रेजी पूरे दिन उनके साथ बातें करता था। तो उनको हिंदी अच्छा लगता था, हिंदी में बातें करना अच्छा लगता था, हिंदी पढ़ना अच्छा लगता था। इसीलिए वो अपने आप ही हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है, विदेशी ही उसकी माँ है। उसके आत्माभिमान को भी बहुत सख्त धक्का लगा। उसने सबसे पहला, हमें क्या सिखाया जाता है कि हमारी मातृभाषा कौन है? हिंदी। मदर टंग कौन सी है? गुजराती। मातृभाषा अभी हमारी गुजराती है, गुजरात में रह रहे इसलिए गुजराती, लेकिन नेशनल लैंग्वेज अगर हम कहें तो वो हिंदी है। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि शेखर ने हमें हमारी मातृभाषा को सीखना चाहिए। तो हमारी मातृभाषा गुजराती है तो हमें गुजराती सीखना चाहिए। तो यहाँ पे तो कहा गया कि हमारी मातृभाषा अंग्रेजी है तो हमें उसको माँ कहनी चाहिए, विदेशी को ही अपनी माताजी का दर्जा देना चाहिए। यह सुनते ही उसके मन में एक घृणा उत्पन्न हो जाता है, नफरत उत्पन्न हो जाती है, जिसमें वह घृणित समझता हूँ, उसे नफरत होने लगती है। उसी विदेशी को माँ कहना को बाध्य हूँ। बाध्य माने रुकावट। उसको अंग्रेजी भाषा को माँ कहना, उसका प्रयोग करना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसके उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। तो उस घृणा के कारण वो अपने आप ही हिंदी सीखने लगा और अपनी बोली में से, अपनी पढ़ाई में से अंग्रेजी को नाबूद करने लगा और हिंदी का किसी को पता न चले उस प्रकार से हिंदी का महत्व भी उसने बढ़ा दिया था। वो धीरे धीरे अंग्रेजी छोड़कर हिंदी में बातें करना शुरू कर दिया था और विदेशी अभ्यासों से भी वो दूर होने लगा था। वो अब भी हिंदी भाषा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसके प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ा थी, इसीलिए उससे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई थी। तो उसको अपनी राष्ट्र प्रेम दिखाने के लिए, गांधी के प्रति प्रेम दिखाने के लिए उसने एक नाटक लिखा
जो अब तक के लिए उसने एक नाटक देखा था उसके ऊपर से आइडिया लेकर उसने नाटक लिखना स्टार्ट कर दिया। प्रस्तावना में तो जो कि त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपति गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। गांधी जी का एक रूल था, किसी ने आपको एक गाल पर चाटा लगाया तो आप उसको दूसरा गाल आगे कर दूं। तो उसके मन में अपने राष्ट्र के लिए इतनी प्रबल श्रद्धा थी कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद गांधी जी राष्ट्रपिता बनेंगे, हमारा देश कितना अच्छा बन जाएगा। उस नाटक में ऐसा लिखा जो हाल में वो सत्य हो गया है। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। शेखर ने जो नाटक लिखा था उसका अंत क्या था? स्वाधीन। स्वाधीन मतलब किसी के अधीन नहीं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं ऐसा, और बाधाहीन, किसी रुकावट बिना। बाधाहीन मतलब बिना किसी रुकावट के। बिना किसी रुकावट के। जो हमारा देश है वो स्वाधीन हो गया है, स्वतंत्र हो गया है, उसमें कोई अब रुकावट नहीं है, कोई बाधाएं नहीं हैं। और स्थूल मतलब मोटा, स्थूल माने मोटा। एक बड़ा सा भारत, नया भारत का आकार हो रहा है, मान नहीं डेवलप हो रहा है, प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा स्वप्न शेखर के नाटक का अंत है, जो हाल सच हो रहा है। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे भी याद थी, इसीलिए उसने अपने यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को न दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और वह हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ही ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के ऊपर चित्र का मैंने। तो यहाँ पे उसको एक गर्व होता है। उससे पहले उसने कुछ लिखा होगा तो घर में से किसने देख लिया होगा तो फाड़ दिया होगा या जला दिया होगा। तो इसीलिए यह नाटक को वो बड़े जतन से रख रहा था, बड़े प्यार से रख रहा था, किसी को दिखाया ही नहीं, अपनी पुस्तकों के नीचे छुपा दिया। अब उसके मन में गर्व हो रहा था, अभिमान हो रहा था
कि मैंने एक ऐसा नाटक लिखा है जिसमें भारत स्वाधीन हो गया है, बाधाहीन हो गया है, और ऐसा मैं लेखक हूं चंद्रशेखर। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। शेखर के पिताजी को कुछ काम था, इसीलिए वो कहीं के दौरे पर जा रहे थे और शेखर उसके साथ था। इसीलिए बांकीपुर स्टेशन, बांकीपुर गांव का नाम था, बांकीपुर स्टेशन पर वो खड़े थे ट्रेन के लिए। तो सामान वहाँ रखकर यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। शेखर आगे था, पिताजी पीछे पीछे। पास एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उन्मुख होना, सामने होना। सामने होना। तो एक लड़का आया, शेखर के सामने आया और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? अंग्रेजी में पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहना था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में एक अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। बड़े अच्छे घर का था, सूट बूट पहना था, अंग्रेजी हैट पहनी हुई थी। तो उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे अंग्रेजी आती है, इसको नहीं आती है। इसीलिए वो अपने ज्ञान का अहंकार कर रहा था। इसीलिए उसके पास जाकर अंग्रेजी में बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन यह बच्चा यह नहीं जानता था कि शेखर को बचपन से ही अंग्रेजी तो आती ही थी। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं था। उसने तनिक और रोब से कहा, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? यस, आपको भी हंसी आ गई ना? शेखर भी जान गया था कि इस बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन उस बच्चे को ऐसा लगा कि शेखर को अंग्रेजी नहीं आती है, इसीलिए वो सीना तान कर बोला, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिताजी वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा। उत्तर कोई नहीं दिया। शेखर के पिताजी उसके पीछे नहीं आते होते ना, तो वो लड़के को कोई उत्तर ही नहीं देता, और उत्तर देता तो वो भी हिंदी में देता, क्योंकि शेखर जानता है कि इस बच्चे को पूरी तरह से हिंदी नहीं आता है। जो रटाया हुआ है कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, वो छोटे बच्चे को रटाते हैं, रटोफिकेशन, उस तरह से कुछ रट्टा मारा हुआ है, वही पूछ रहा है। लेकिन शेखर ने अंग्रेजी के प्रति नफरत होने के कारण उसने कोई उत्तर नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते? पिताजी को गुस्सा आ गया और बोले कि मेरे लड़के को अंग्रेजी आते हैं
आती है और शेखर को कहा, क्यों आंसर नहीं दे रहे हो? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उसके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसके कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? फिर भी शेखर के पिताजी ने कहा, फिर भी शेखर ने आंसर नहीं दिया और भी गुस्सा हो गया। और उस बच्चे को ऐसा लगा कि देखो मुझे ही कुछ आता है, और वो आगे बढ़ गया। फिर शेखर के पिताजी वेटिंग रूम में चले गए और कहा, तुम चलो मेरे साथ, और कान पकड़े और कहा, क्यों? उत्तर क्यों नहीं दिया? तुम्हारा मुंह टूट गया था, तुम्हें बोलना नहीं आता है क्या? तुम गूंगे हो? तो तब भी शेखर कुछ नहीं बोलता है। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। उसी समय ट्रेन आ गई तो वैसे भी शेखर उत्तर नहीं देने वाला था और वैसे भी वो अब बच गया क्योंकि ट्रेन आ गई और पिताजी को के साथ उसको ट्रेन में जाना था। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। दूसरे दिन ये सारी पूरी घटना शेखर के पिताजी शेखर के माताजी को सुनाते थे और शेखर सुन रहा था कि हमारे लड़के बिल्कुल बुद्धू है, किसी के सामने उत्तर नहीं दे रहा है। तो ये एक भाग था जिसमें हमें शेखर ने बचपन, चंद्रशेखर आज़ाद, तो चंद्रशेखर ने किस प्रकार से बचपन से ही अपने घर में पाबंदी होने के कारण भी अपनी स्वदेशी अपनाने के लिए, आज़ादी में जुड़ने के लिए वो किस प्रकार से प्रयत्न करते थे, उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दी है। तो चलो नेक्स्ट पेज भी आप फटाफट रीड कर लीजिए। स्वाध्याय, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया था? शेखर ने बाहर घूमने मिलना जाना छोड़ दिया क्योंकि पहनने के लिए देशी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे। शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। शेखर ने आग कैसे जलाई? शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उसमें आग जलाई। शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? शेखर गला खोलकर गाने लगा कि गांधी का बोलबाला, दुश्मनों का मुंह हो काला। अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा? अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा? अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया और पूछा, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो? फिर है 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए और ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। शेखर के नाटक का विषय क्या था? शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी हुई थी जिसके राष्ट्रपति
महात्मा गांधी थे। उसमें कताई बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्तियां और असहयोग आंदोलन का भी समावेश था। शेखर का यह स्वप्न ही उसके नाटक की हलचल में भी समाविष्ट था। अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था। वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक भी लगा, इसीलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर में शेखर को क्या कहा? शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी से अनभिज्ञ समझे, इसीलिए उन्होंने क्रुद्ध स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूटा हुआ है? शेखर उत्तर न देने में कैसे बच गया? शेखर अंग्रेजी बालक के प्रश्न के उत्तर में एकदम चुप रहा था। पिता इस बारे में शेखर से उसके चुप रहने का कारण जानना चाहते थे, किंतु तभी ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गया। घर आकर पिता ने माँ से क्या कहा, क्यों? बांकीपुर स्टेशन पर शेखर ने बालक के अंग्रेजी प्रश्नों के उत्तर न देकर चुप्पी सी साध ली थी। इससे पिता का क्रोध के साथ दुख भी हरा हुआ था। घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा, हमारे लड़के बुद्धू है, किसी के सामने उसका मुंह नहीं खुलता है। फिर है सविस्तार जवाब दीजिए। शेखर के मन में विदेशी मात्र प्रति घृणा क्यों हो गई? महात्मा गांधी ने देश असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव था। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग का आग्रह करते थे। विदेशी वस्तुओं देश की पराधीनता की प्रतीक बन गई थी। इसीलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? शेखर के पिताजी और भाई घर में अंग्रेजी में बातें करते थे। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शेखर भी शैशव में अंग्रेजी बोलता था। शेखर की पहली आया ईसाई थी, अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजी उसके परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। शेखर एक कोमल मन का किशोर है। गांधी जी असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव था। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्र घृणा हो जाती थी। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला देता था। वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करने लगता है और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। पिता द्वारा बुद्धू कहलाने स्वीकार करता है, पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं है। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र है। शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया, क्यों? शेखर असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन से अत्यंत प्रभावित था। उसे विदेश मात्र से घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से भी वह बेहद नफरत करने लगा था। परिवार के नियंत्रण के कारण वो सक्रिय रूप से किसी भी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। ऐसी स्थिति में उसने नाटक लिखना आरंभ किया।
शेखर को गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी, साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान को भी प्रभावित करना था। इसीलिए भावनाओं को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना आरंभ कर दिया था। तो विलोम समानार्थी मुहावरे के अर्थ आपको समानार्थी अनुमति समानार्थी विलोम शब्द और मुहावरे आपका मुहावरे में आ जाएगा, तो नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। होमवर्क चैप्टर 21 की शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय फेयर बुक में लिखिए। शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय आपको होमवर्क में लिखना है। स्वर संधि, उसके बाद आता है स्वर संधि। स्वर संधि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में कर ली है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर जो हमें अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।